हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। एक दिन में कोशिश करेंगे कि पूरा समाज आप लोगों को बढ़िया से टिक से समझा दें, ऐसा कि कभी भी आप लोग बिल्कुल भूल ना पाए। तो चलिए देखते हैं समास को बिल्कुल ट्रिकी बेस में। तो आप लोग इसको कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा ज़रूर। यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे 10 नंबर तो पूरा पक्के हैं। हर कंपटीशन में यहीं से प्रश्न बनता है। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हेडिंग डाल लीजिएगा समास। समास कहते किसे हैं? समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है विच्छेद। समास का विच्छेद होता है अर्थ। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण होता है। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, अगला पॉइंट है, दो या दो से अधिक शब्द का परस्पर संबंध। दो या दो से अधिक शब्द का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन कौन से होते हैं? समास के कितने भेद? समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। चाहे इधर उधर से लिखो, चाहे जैसे लिखो, समास 6 आना चाहिए। तो समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययीभाव बहुब्रीहि समास। इतने कितने भेद? तो समास के 6 भेद। पहला हेडिंग डाल लीजिएगा द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से देखिएगा, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ट्रिक में पहले देखिएगा, ट्रिक द्वंद्व समास की पहली ट्रिक देखिए। द्वंद्व समास में अधिकतम क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास में अधिकतम क्या होता है? योजक चिन्ह का लोप होता है। टिक नंबर दूसरी देखिए, द्वंद्व समास में विभक्ति का लोप होता है। इसका लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है। पहले में क्या होता है? योजक चिन्ह का लोप होता है। पहली टिक होती है कि द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का लोप होता है। पहले तो योजक चिन्ह लगेगा, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, इसमें दोनों में लगेगा योजक चिन्ह, पर विच्छेद करने पे और लगता है बीच में। कैसे? द्वंद्व समास में विभक्ति का लोप होता है। जैसे क्या है? उदाहरण देखिएगा, माता पिता। अब यहाँ पर तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा, पर विच्छेद करने पर क्या आएगा? माता और पिता आएगा। योजक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? और लग जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो देखिए सब में क्या होता है? बीच में और लग जाता है तो उसको विच्छेद कहेंगे। अगर यहाँ पर माता पिता में यहाँ पर योजक चिन्ह यहाँ पर लगेगा, विच्छेद में नहीं लगेगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास हेडिंग डाल लीजिएगा। दूसरा समास कौन सा होगा? द्विगु समास है। इसमें लिखिएगा, जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक हो। क्या? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक देखिए, टिक नंबर पहले तो क्या है? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। क्या होती है? द्विगु समास में हमेशा संख्या की प्रधानता होती है। जैसे नवरत्न, नवरत्न में क्या है? नौ रत्नों का समूह, इसमें समूह बनता है। क्या? द्विगु समास में हमेशा क्या? समूह में ही विच्छेद होता है, समूहों का होता है। जैसे सप्तद्वीप, तो 7 द्वीपों का समूह होता है। 7 द्वीपों का समूह होता है। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। और अगला है सप्तमंजिल, सप्तमंजिल में 7 मंजिलों का समूह होता है। फिर से देखिएगा, नवरत्नों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन में 3 भवनों का समूह हो गया, 7 सप्त मंजिल में क्या हो गया? 7 मंजिलों का समूह। अब इतना क्लियर हो गया, द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों क्लियर हो गया। आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सा? अव्ययीभाव समास, सॉरी कर्मधारय समास। आगे का समास देखिए क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को देखिए,
कर्मधारय में जिस समास में कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद यानी पहला पद क्या हो, विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष से हो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष से हो, वह कैसा समास होता है, वह कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास, कर्मधारय पद। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो वह कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक देखिए, ठीक क्या कहती है, विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, जैसे काली मिर्च में विशेषता क्या बता रहा है कि मिर्च कैसी होती है, काली होती है। कैसी होती है मिर्च, तो काली होती है, पर तीखी भी होती है। तो क्या कहते हैं, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च या के समान होता है या रूपी होता है। तो कर्मधारय में के समान या रूपी होता है। काली है जो मिर्च, पीताम्बर पीला है जो अंबर, यानी पीला है जो अंबर, यानी किसके बारे में बात कर रहा है पीताम्बर, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि उनका पीला वस्त्र होता है, पीताम्बर पीला है जो अंबर। अगला देखते हैं, नील कमल नीला है जो कमल, नीला है जो कमल किसके बारे में कह रहा है, किसकी पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची भी है, नीला है जो कमल। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र को के समान मुख वाली यानी चंद्रमा के समान मुख वाली को क्या कहते हैं, चंद्रमुखी कहते हैं। तो चंद्रमुखी के समान मुख वाली है कि रूपी भी होता है कि इसमें के समान और है जो के रूपी के समान, ये सब कैसे वर्ड हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। अब इतना समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे बिल्कुल टेक वाइज से है, अब लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, पांचवा समास कौन सा होगा, चौथा समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में यह कैसा समास होता है, ये अव्यय के ऊपर आधारित होता है। अव्ययी भाव समास ऐसा है जो अव्यय पद के ऊपर ही निर्धारित होता है। तो देखते हैं परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला देखिए, टिक देखिए, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसमें बिल्कुल उपसर्ग लगा हो, जैसे उपसर्ग लगा हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा स्थान, यथा स्थान में कैसा समास है, यथा स्थान में यथा समय, यथा स्थान में क्या है, स्थान के अनुसार क्या है, यथा स्थान में स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। अब यथा समय में क्या होगा, यथा समय के अनुसार होगा, समय के अनुसार हो गया। यथा स्थान में समय स्थान के अनुसार होगा, यथा समय में समय के अनुसार होगा। आजीवन में क्या है, आजीवन में है जीवन भर, जीवन भर पर कौन सा उपसर्ग आ रहा है, आ उपसर्ग आ रहा है। कौन सा उपसर्ग आ रहा है, आ उपसर्ग आ रहा है। अब यथा में कौन सा उपसर्ग आ रहा है, यथा उपसर्ग आ रहा है, इसमें भी यथा उपसर्ग आ रहा है। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन में देखिए, एक मिनट, प्रतिदिन में देखिए कैसा है, प्रतिदिन में क्या होगा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन क्या है, आजीवन या जीवन भर होगा। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, क्या होगा, प्रत्येक दिन होगा। और प्र में भी उपसर्ग लगा है, क्या, प्रा उपसर्ग लगा, प्रत्येक में भी उपसर्ग लगा है, कौन सा, प्रा उपसर्ग लगा है। इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम में एक क्या होता है, एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से देखिएगा, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का अर्थ का बोध कहलाता है, उसे क्या कहते हैं,
बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन तो क्या होगा, दशानन किसको कहेंगे, तो दशानन किसे कहेंगे, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात 10 मुख तो किसी मानव में होंगे नहीं। किसके बारे में बात कर रहा है, रावण के बारे में कह रहा है। 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण, अर्थात रावण के बारे में कह रहा है। नीलकंठ, अब नीलकंठ का भी विच्छेद करेंगे तो कैसा है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ किसका होगा, भगवान शिव के बारे में कह रहा है। अगला देखिए, लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब क्या होता है, पेट होता है, तो लंबा है जिसका उदर क्या होगा, भगवान गणेश, भगवान गणेश के बारे में बात कर रहा है। अब गिरधर देखिए, गिरधर यानी गिर को धारण करने वाले, या अर्थात अंगुली अंगुली पे किसने पर्वत को उठाया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अब इतना समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष समास में जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो, गौड़ हो, और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, ऐसा कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जो कारक के ऊपर आधारित होता है। कारक के ऊपर आधारित है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के लिए, अपदन से अलगाव, ऐसे ही होता है। तो इसमें समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। कौन कौन सा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म का क्या होगा, कर्म कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ऐसे ही आएंगे, कर्ता नहीं आएगा इसमें, पर कर्म को आएगा। करण से होगा, संप्रदान के लिए होगा, अपादान से अलगाव, संबंध में होता है संबंध बनाने वाला, मतलब अर्थ का अधिकरण। ये 6 समास ऐसे हो गए जो तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक को इसको भी क्लियर कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे के देखते हैं क्या, कर्म तत्पुरुष। पहले अब तत्पुरुष के भेद देख लेते हैं, एक एक चीज को, एक एक चीज को देखिए। पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या, कर्म तत्पुरुष। ये कौन से सब तत्पुरुष हैं, ये तत्पुरुष के पूरे भेद हैं, कितने भेद, 6 भेद। तो देखते हैं, कर्म तत्पुरुष टिक क्या है, को का लोप हो जाता है। टिक में क्या होगा, को का लोप हो जाता है, जैसे कर्म को है इसमें लोप हो जाएगा। मतदाता, जैसे मत को देने वाला, क्या कह रहा है, मत को देने वाला। अब अगला है गिरह कट, गिरह को काटने वाला। अब इतना समझ में आ गया होगा कर्म तत्पुरुष। अब अगला ये करण तत्पुरुष। ठीक क्या होगी, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जहाँ पर करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुण से हीन। अब इसमें जैसे में करके क्या हो रहा है, विच्छेद में से आ रहा है, बीच में कैसा शब्द आ रहा है, बीच में से आ रहा है। अगला देखिए, संप्रदान। संप्रदान में इसमें टिक क्या होगी, जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें परिभाषा लिखवाने की जरूरत ही नहीं, इतना ही समझा दिया। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए क्या होगा, कड़ी होगी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अगला है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। इसमें क्या आ रहा है, बीच में मेन चीज क्या है, इसमें के लिए आ रहा है बीच में, तोड़ने पर यही मेन समझने वाली है। अगला है अपादान, अपादान से क्या होता है, अलग होना। जैसे बिल्ली छत से कूदी, क्या, ऐसे ही शब्द आएंगे तो अलग होना। जैसे धनहीन, धन से हीन है। जैसे भयभीत, भय से, भय से भीत, भीत हो गया, भय से भीत यानी कि डर रहा है। जन्म, जन्मांध, जन्म से क्या है वो, अंधा है, जन्म से अंधा है वो, किसे क्या कहते हैं, जन्मांध कहेंगे। अगला देखिए, संबंध तत्पुरुष से ठीक क्या है, जहाँ संबंध का लोप हो वह चिन्ह क्या कहलाता है, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे क्या है, प्रेम सागर,
प्रेम के लिए सागर, प्रेम के लिए सागर, प्रेम के लिए सागर। अब इसमें आ रहा है दिनचर्या, दिन के लिए किया गया कार्य, दिनचर्या। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न में क्या होगा, भारत का रत्न, दिन का कार्य यानी दिनचर्या, दिन का कार्य हो गया दिनचर्या, दिन का कार्य या क्या होगा, भारत रत्न, भारत का रत्न हो गया। इसमें के लिए भी आएगा, दिन के लिए किया गया कार्य, दिन का कार्य, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अगला है क्या, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, क्या होगा, जहां पर अधिकरण कारक का लोप हो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे क्या है, नीति से निपुण, नीति निपुण, इसमें है नीति निपुण, तो क्या होगा, नीति से, एक तोड़ कर दिखाते हैं, नीति से निपुण, नीति से निपुण आ गया। आत्मविश्वास, आत्मा से क्या कह रहा है, विश्वास, आत्मा से, यहाँ पर देख लेते हैं, आत्मा से विश्वास, आत्मा से विश्वास। घोड़ा, घुड़सवार, तो क्या, घोड़े पर सवार। ये रहे बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समास, मैंने बिल्कुल टिक्की बेस में आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को आई होप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से केवल पढ़ लीजिएगा बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।